Good morning, plus 2 class. In the series of revision of part B, today we are going to start last chapter of part B, chapter 8, Indian politics, its trends and development. This chapter has been already done, but in revision I am starting this chapter again. Chapter in a nutshell. Main points we will discuss in this chapter in this revision series. First, context of 1992. इसमें क्या है कि 1992 की डिकेड में क्या क्या इंडियन पॉलिटिक्स में चेंजेस आए हैं. बिकॉज दिस पार्ट बी डिपेंड्स ऑन इंडियन पॉलिटिक्स एंड योर पार्ट ए डिपेंड्स ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. In this part B book, we have studied about our country, Indian politics, Indian leaders, Indian movement, all things we have studied about Indian. First, the context of 1990s में क्या क्या हुआ. इसमें मेन जो है आपके 5 जो है चेंजेस हुए हैं पॉलिटिक्स में. मेन जो है वो कौन कौन से हैं. आफ्टर द 1980s 5 डेवलपमेंट टुक प्लेस विद द लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट. वो क्या है. फर्स्ट है एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम इन 1989 की. जो कांग्रेस सिस्टम जो 1947 से इंडिया में चला आ रहा था वो अब 1989 में आ कर वीक हो गया. और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अपोजिशन की जो गवर्नमेंट है वो आ गई. स्टेट गवर्नमेंट तो पहले ही 1967 में 4th इलेक्शन में ही स्टेट गवर्नमेंट में जो कांग्रेस का सिस्टम है वो लूज हो गया था. अब 1989 में सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कांग्रेस का जो होल्ड था वो वीक हो गया. सेकंड, मंडल कमीशन इशू इन 1990. मंडल कमीशन इशू भी अराइज हुआ 1990 में. थर्ड, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991. ये हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में. इकोनॉमिक्स में भी ये टॉपिक आपका डिस्कस हुआ होगा कि हमने ग्लोबलाइजेशन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया. 1991 से पहले इंडिया का ग्लोबलाइजेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था. फिर अयोध्या डिस्प्यूट इन 1992 में अयोध्या डिस्प्यूट अराइज हुआ जो अब सॉल्व हो चुका है और हिंदुओं के फेवर में डिसीजन आ चुका है. वहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर बनना स्टार्ट भी हो गया. ये इशू अब सॉल्व हो चुका है. एंड लास्ट, एसिनेशन ऑफ राजीव गांधी 1991. आप 1985 में ही राजीव गांधी इंदिरा गांधी की डेथ के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में अराइज हुए थे और उन्होंने 1985 से 1990 तक कंट्री में रूल किया था एज अ प्राइम मिनिस्टर. और 1991 में श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स भेजी उन्होंने. ये सारा जो टॉपिक है वो हमने पिछले चैप्टर्स में रीड किया है. उसमें उस कारण वहाँ पर उसी कॉन्फ्लिक्ट में 1991 मई में उनकी हत्या कर दी गई थी. तमिल्स ने उनकी हत्या की थी. तो इसमें हम अब जो ये है ये 5 जो टॉपिक्स है इनको डिस्कस रखेंगे. एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम, मंडल कमीशन, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अयोध्या डिस्प्यूट एंड एसोसिएशन ऑफ राजीव गांधी. नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का एरा ऑफ कोalitions. कोalition गवर्नमेंट का जो एरा है वो 1967 में स्टेट गवर्नमेंट में ही स्टार्ट हो गया था. ये हमने सेकंड चैप्टर में भी रीड किया था. 1967 में जो हमारे 4th इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन हुए थे, उसमें कई स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनी थी और कई स्टेट में कोalition गवर्नमेंट भी बनी थी. लेकिन अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट देख रहे हैं कि एरा ऑफ कोalition कब स्टार्ट हुआ. इलेक्शन इन 1989 लेड एन एरा ऑफ कोalition विद द डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड एमर्जेंस ऑफ सेवरल पार्टीज वेयर नो सिंगल पार्टी सिक्योर्ड मेजोरिटी इन एनी ऑफ द लोकसभा इलेक्शन. 1989 के बाद जो इलेक्शन हुए 1985 से 1989 तक राजीव गांधी का रूल रहा. 1989 में जब जनरल इलेक्शन हुए तो उसमें कांग्रेस को हार मिली और लोकसभा इलेक्शन में किसी भी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली. और जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तब कोalition गवर्नमेंट बनती है.
Decline of Congress. The defeat of Congress party marked the end of their domination over the Indian party system. 1989 में फर्स्ट टाइम जो कांग्रेस पार्टी की डिफीट हुई, उससे जो सबसे ओल्ड पार्टी है हमारी कंट्री की, ओल्डेस्ट पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। ऐसे तो 1977 में भी एक बार कांग्रेस की हार हुई थी, लेकिन वो एक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हुई थी और एक उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था, इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी कंट्री में इम्प्लीमेंटेड की थी, उस वजह से उसका जो है वो डिफीट हुआ था। बट वो बहुत जल्दी ही उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो सिचुएशन, अपनी पोजीशन को रिकवर कर लिया था। This initiated an era of coalition government at the center in which regional party played an important. अब फर्स्ट टाइम सेंटर में भी जो रीजनल पार्टी है उनको इम्पोर्टेंट रोल मिल गया। अलायंस पॉलिटिक्स, द 90s also saw emergence of powerful parties and emergence of movements to represent the Dalits and backward classes. उसके बाद है अलायंस पॉलिटिक्स। यही है कि 90 के डिक्लाइन में, 90 के डिकेड में कंट्री में पावरफुल पार्टीज का जो अदर जो पावरफुल पार्टी थी कांग्रेस के अलावा, उनका इमरजेंस हो गया और नई जो दलित और बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको भी इम्पोर्टेंस मिलनी स्टार्ट हो गई। और इससे पहले ओनली एंड ओनली कांग्रेस का ही रूल था और किसी अपोजिशन पार्टी को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं थी। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि ओबीसी एज अ पॉलिटिकल फोर्स। ओबीसी आर अ कम्युनिटी अदर देन एससी एंड एसटी दैट सफर एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्डनेस। जो एक तो एससी सोशल कास्ट एंड सोशल ट्राइब के अलावा एक और जो क्लास है वो अराइज हो गई ओबीसी। फिर है मंडल इम्प्लीमेंटेड। मंडल कमीशन को आप जूनियर क्लासेस से ही रीड करते आ रहे हैं। मंडल कमीशन इन 1980 जनता दल ब्राउट टुगेदर आ सिमिलर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप विद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अमंग द ओबीसी। द मंडल इशू स्टार्टेड विद द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। ये जो मंडल इशू है वो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट के डिसीजन से स्टार्ट हुआ था। डिसीजन टू इम्प्लीमेंट दैट जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी रिजर्व्ड फॉर ओबीसी, leading to violent anti-mandal protests between the supporters and the opponent of OBC। जो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनी थी 1989 में कांग्रेस के हारने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन्होंने मंडल इशू को राइज किया। मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उनको इम्प्लीमेंट किया। उसमें उन्होंने ओबीसी को गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन दिया। तो जिससे जो नॉन ओबीसी थे वो सब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो गए और सारी कंट्री में मूवमेंट स्टार्ट हो गया इसके अगेंस्ट में। The period witnessed the emergence of parties that sought better opportunities for the OBC in education and employment। इसमें OBC को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई थी। दिस पार्टी क्लेम दैट सिंस ओबीसी कॉन्स्टिट्यूटेड अ लार्ज सेगमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड शुड गेट देयर ड्यू शेयर ऑफ पॉलिटिकल पावर। और इसमें गवर्नमेंट का ये आर्गूमेंट था कि जो ओबीसी है वो इंडियन सोसाइटी का एक लार्ज सेगमेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ओबीसी में पॉपुलेशन आती है और उन्हें भी पॉलिटिकल पावर में उनका शेयर मिलना चाहिए। उसके बाद है पॉलिटिकल फॉलआउट्स। The 1980s witnessed the rise of political organization of Dalits। 80 में ही जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दलित के लिए ऑर्गेनाइज होने स्टार्ट हो गए। 1978 द बैकवर्ड एंड द माइनॉरिटी कमेटी एम्प्लॉय फेडरेशन BAMCEF, Backward and Minority Committee Employee Federation was formed. It took a strong position in favor of political power to the बहुजन, द SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी। बहुजन समाज पार्टी आपको पता पॉलिटिकल नेशनल पार्टी है कंट्री की और ये दलित बेस्ड भी पार्टी है। ये दलित के इंटरेस्ट में ही अपने पार्टी का मैनिफेस्टो बनाती है। द दलित शोषित समाज संघर्ष समिति एंड लेटर द बहुजन समाज पार्टी emerged under the leadership of कांशीराम। BSP was mostly supported by दलित वोटर्स इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। मेन जो बहुजन समाज पार्टी का जो बेस है वो उत्तर प्रदेश है
और उत्तर प्रदेश में इन्होंने कई बार कोएलिशन गवर्नमेंट भी बहुजन समाज पार्टी ने बना दिया। दलित एंड ओबीसी पॉलिटिक्स हैव डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली एंड ऑफन इन कंपटीशन विद ईच अदर। और ये जो दलित और ओबीसी की जो पार्टियां बनी है ये इंडिपेंडेंट डेवलप हुई है और इनके बीच में हमेशा एक कंपटीशन चलता है। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। तीनों ही टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस में और तीनों को बहुत अच्छी तरह हम जूनियर क्लासेस से ही रीड करते आ रहे हैं। कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकतावाद, जो रिलीजन बेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है या डोमिनेशन होता है, जिस बेस पर कम्युनलिज्म बेस पर ही हमारी कंट्री का 1947 में पार्टीशन भी हुआ था। ये फर्स्ट चैप्टर में भी हमने रीड किया था, पार्ट बी के फर्स्ट चैप्टर में। सेकेंड है सेक्युलरिज्म, ये भी बहुत कॉमन है। सेक्युलरिज्म मीन्स धर्मनिरपेक्ष, मीन्स कंट्री रिलीजन बेस पर न्यूट्रल रहेगा और किसी भी सिटीजन के साथ कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगी रिलीजन बेस पर। एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तो वेल नोन टर्म है कि जो पब्लिक का रूल होता है उसे ही डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो इसमें ये जो तीनों टर्म है वो किस तरह से यूज हुई है। The other long-term development during this phase was not the rise of politics based on religious identity, leading to a debate about secularism and democracy. इन तीनों के बारे में ही अब जो न्यू सिनेरियो चेंज हुआ था, न्यू सिनेरियो क्रिएट हो रहा था इंडियन पॉलिटिक्स में, तो एक डिबेट स्टार्ट हो गई। द भारतीय जनता पार्टी जो पहले जनसंघ थी, अब जो बीजेपी है वो पहले उसका नाम जनसंघ था, परस्यूड द पॉलिसीज ऑफ हिंदू तत्वा एंड अडोप्ट द पॉलिसीज ऑफ मोबिलाइज हिंदूज। जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी जो करंट में अब पावर में है, उनकी जो पॉलिसी है वो हिंदू बेस्ड पॉलिसी है और वो हिंदुइज्म को ही मोबिलाइज करते हैं। अपनी ऐसी पॉलिसी बनाते हैं कि हिंदुइज्म को बढ़ावा मिले। हिंदू तत्व लिटरेली मीन्स हिंदुइज्म डिफाइंड बाय इट्स लीडर वी.डी. सावरकर। जो जनसंघ के जो फाउंडर थे वी.डी. सावरकर, उनका ही ये कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म। Hindu Tattva supporters argued that a strong nation can only be built on the basis of a strong and united nation, Hindu culture। और उनका ये मानना है कि स्ट्रॉन्ग नेशन, हमारा कंट्री एक स्ट्रॉन्ग नेशन तभी बनेगा जब हिंदू कल्चर को हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, हिंदुओं को हम यूनाइट करेंगे, हिंदुओं को हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। हिंदू तत्व सपोर्टर्स आर्ग्यू दैट अ स्ट्रॉन्ग नेशन कैन ओनली बी बिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड नेशन हिंदू कल्चर। इसलिए ये जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, वो हिंदू कल्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने की जो पॉलिसी है वो इनिशिएट करती है। टू मेजर डेवलपमेंट्स अराउंड 1986 बिकेम सेंट्रल टू द पॉलिसीज ऑफ बीजेपी एज हिंदू तत्वा पार्टी। द फर्स्ट जो दो पॉलिसीज थी बीजेपी की हिंदुइज्म को इंक्रीज करने की, हिंदुइज्म को स्ट्रॉन्ग बनाने की, वो क्या थी? द फर्स्ट वाज द शाह बानो केस इन 1985 एंड सेकेंड वाज द अयोध्या डिस्प्यूट। शाह बानो केस बच्चों 1985 में हुआ था और ये जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शाह बानो केस और एक केशवानंद भारती केस, ये दोनों केस अगर जो बच्चे आगे LLB में जाना चाह रहे हैं वो ये दोनों केस को बहुत डीपली रीड करें तो उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए बेटर रहेगा। अयोध्या डिस्प्यूट क्या था? अयोध्या डिस्प्यूट टुक द फॉर्म ऑफ अ कोर्ट केस एंड हैज कॉन्टिन्यूटेड मैनी डिकेड्स। In later 1940s, Moscow was locked up to the matter was with the court. But when the lock of Babri Masjid was opened, many Hindu and Muslim organizations tried to mobilize their communities on this question. This local dispute became a major nation question and led to communal violence. ये तो बहुत जो है अयोध्या डिस्प्यूट बहुत लंबा इशू है जो 1940 ब्रिटिश टाइम से ही चला आ रहा है कि अयोध्या में एक मॉस्को है, उसको जब ओपन किया गया तो वहाँ पर हिंदू राम मंदिर के जो एविडेंस है वो मिले थे। उस तभी से ये हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ में ये डिस्प्यूट चला आ रहा है। लेकिन अब ये जो डिस्प्यूट है लास्ट ईयर 2019 में नवंबर में ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है कि वहाँ पर राम मंदिर ही बनेगा और अब राम मंदिर बनना भी स्टार्ट हो गया। तो मीन टू से कि ये जो अयोध्या डिस्प्यूट है वो अब फाइनली सॉल्व हो चुका है।
ये डेमोलिशन एंड आफ्टर अयोध्या डिस्प्यूट वाज स्टार्टेड विद डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद इन दिसंबर 1992 में क्या हुआ, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया टू सिंबलाइज वेरियस चेंजेस इन पॉलिटिक्स एंड डिबेट्स अबाउट इंडियन नेशनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, जिस पर हमारे यहाँ नेशनलिज्म और सेक्युलरिज्म पर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सेकुलर गवर्नमेंट है, वो किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती है। और जब ये अयोध्या डिस्प्यूट खड़ा हुआ तो सेकुलरिज्म पर, हमारी कंट्री के सेकुलरिज्म यानी सेकुलर गवर्नमेंट पर भी क्वेश्चन मार्क लग गया। इन दिसंबर 1992 ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिंग द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल एंड ऑर्गेनाइज द कार सेवा वॉलंटरी सर्विस बाय डिवोटीज टू बिल्ड द राम टेम्पल। थाउजेंड ऑफ पीपल गैदर्ड फ्रॉम all across the country and on 6 December 1992 and demolished the mosque. This led to clashes in Hindu and Muslim in various parts of the country. The democratic atmosphere of communal harmony has faced many challenges since 1984. और ऐसे ही जो चैलेंज है वो 1984 से स्टार्ट हो गए हैं, जो कि इंडियन पॉलिटिक्स को फेस करने पड़ रहे हैं। इन फरवरी मार्च 2002 सिमिलर वायलेंस ब्रोक आउट अगेंस्ट द माइनॉरिटीज एंड सच वायलेंस बिटवीन कम्युनिटीज इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। ऐसे ही 2002 में भी ऐसे ही एक जो वायलेंस है वो माइनॉरिटीज और में वायलेंस क्रिएट हो गया, और ऐसी जो वायलेंस है वो हमारी जो कंट्री की जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए एक थ्रेट बन गया। नेक्स्ट टॉपिक है एंटी मुस्लिम राइट्स इन गुजरात। The riots took place in the form of violence against Muslims due to an incident that is called गोधरा इन 2002 गुजरात में गोधरा कांड हुआ था, वो आपको सुना हुआ। हालांकि ये जो टॉपिक है पर्टिकुलर, ये एंटी मुस्लिम राइट इन गुजरात, ये आपके अब लेटेस्ट सिलेबस में नहीं है, ये हम जस्ट एक नॉलेज के लिए डिस्कस कर रहे हैं कि एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि गोधरा कांड क्या था, क्योंकि ये भी हमारी इंडियन पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। Where a bogie full of car सेवक was set on fire and suspected the hand of a Muslim in it। वहाँ पर एक जो ट्रेन की बोगी है उसमें आग लगा दी गई थी, क्योंकि उसमें सारे वो कार सेवक थे जिन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्रिटिसाइज द गुजरात गवर्नमेंट इन फेलिंग टू कंट्रोल वायलेंस। उस टाइम गुजरात जो गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी का ही रूल था, और वो उन्होंने ये जो मामला है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन तक भी पहुंचा, और उन्होंने भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया कि इतना बड़ा जो वायलेंस है वो जो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, और वो जो उसमें कल्प्रिट थे उनके ऊपर केस हुआ, और उनके डिसीजन भी हुए हैं, और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। फिर है एमर्जेंस ऑफ न्यू कांग्रेस। द पीरियड आफ्टर 1989 इज sometimes seen as a period of decline of Congress and emergence of coalition led by BJP and coalition led by Congress। 1989 में जैसे हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर में रीड किया था कि 1989 तक तो कांग्रेस अपने बेस पर ही अपनी गवर्नमेंट बनाती आ रही थी। 1989 के बाद ही हमारी कंट्री में कोलिशन गवर्नमेंट का जो एरा है वो स्टार्ट हुआ है। तो कांग्रेस को भी अब रियलाइज हुआ कि अब वो पार्टी अब इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं रही है कि वो कंट्री में अपने बेस पर अपनी इंडिविजुअल गवर्नमेंट बना सके। इसलिए कांग्रेस ने अपना एक कोलिशन जो अलायंस है वो बना लिया, और ऑन द अदर साइड बीजेपी ने भी अपना एक कोलिशन अलायंस बना लिया। गवर्नमेंट कांग्रेस ने जो अपना अलायंस बनाया वो है यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और बीजेपी ने अपना जो अलायंस बनाया वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये चीज़ें हम बहुत डिस्कस अच्छी तरह कर चुके हैं। इससे रिलेटेड मैंने आपको नोट्स भी सेंड किए, उनको एक बार फिर आप रीड कर लीजिए। ये जैसे इस चीज़ को, इस टॉपिक को आप ऐसे समझे जैसे कोल्ड वॉर में यूएसए एंड यूएसएसआर ने छोटे छोटे कंट्रीज को अपने साइड करके अपना अलायंस बनाया था, ईस्टर्न ग्रुप एंड वेस्टर्न ग्रुप। इसी तरह कांग्रेस ने और बीजेपी ने अपना जो छोटी छोटी जो रीजनल पार्टी है उन्हें भी लगता है कि हम अपने बेस पर कभी भी पावर में नहीं आ पाएंगे, अगर हम इनके साथ मिल जाएंगे तो हमें कुछ पावर में आने का जो मौका है, वो चांस है, वो मिल जाएगा। तो इसलिए वो जो छोटी छोटी पार्टी है वो इनके साथ मिल गई। ये अराउंड 15 पार्टीज का ही अलायंस बना हुआ है दोनों का। उसको बोलते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और उसको कहते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। लोकसभा इलेक्शन इन 2014
2004। अब इसके बाद ये अलायंस बन गए दोनों के। अब वो लोकसभा इलेक्शन ऑफ 2004 पर आ जाते हैं हम। आफ्टर दिस इलेक्शन कांग्रेस पार्टी टू एंटर्ड इनटू कोalition इन अ बिग वे। द एनडीए वाज डिफेक्टेड and a new coalition government led by the Congress known as the United Progressive Alliance came into power। 2004 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें यूपीए को बहुत भारी सक्सेस मिली थी और एक बार फिर से जो कांग्रेस है वो बहुत भारी मेजोरिटी से सेंटर में गवर्नमेंट बन गई थी कांग्रेस की। इन द इलेक्शन देयर वाज अ negligible differences between the vote polled by Congress and its alliance and the BJP and its alliance। दोनों के वोट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। The political processes after 1999 showed the emergence of broadly 4 groups of parties in coalition with Congress, in alliance with BJP, left front parties and other who were not a part of the rest of the make political competition multi-concerned। यानी कि 2004 के इलेक्शन में 4 ग्रुप बन गए। फर्स्ट यूपीए, सेकेंड एनडीए, थर्ड लेफ्ट फ्रंट आपको पता है किसको कहते हैं, सीपीआई और सीपीआईएम को कहते हैं, जो पर्टिकुलरली केरला में, उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में ही एक्टिव है। और उसके बाद इन तीनों के अलावा जो अलग जो पार्टी थी उनका 4 ग्रुप बन गया। इन चारों में ही 2004 में कंपटीशन था और उस कंपटीशन में जो यूपी है उसको सक्सेस मिली। उसके बाद ग्रोइंग सेंसियस में क्या आएगा, in the midst of such competition and many conflict, a census emerged among most parties consisting of 4 elements। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक थे, कुछ ऐसे इशू थे जिसपे जो ऑलमोस्ट सारी जो पार्टी थी वो एग्री थी। वो कौन से थे? 4 एलिमेंट थे वो। फर्स्ट था एग्रीमेंट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। सभी जो चाहे वो रूलिंग पार्टी है चाहे वो अपोजिशन पार्टी है वो इस बात पर एग्री करते थे कि अब हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज पर एक आम सहमति बनाकर कंट्री में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, और जो बैकवर्ड क्लासेस के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का जो डिमांड थी अब उसे भी एक्सेप्ट करने का टाइम आ गया था। और थर्ड था एक्सेप्टेंस ऑफ रोल्स ऑफ स्टेट पार्टी इन ग्रीवियंस इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। और स्टेट पार्टी का भी जो जैसे हमने पार्टी सिस्टम में रीड किया था नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी, तो स्टेट पार्टी जो है उनका भी अब सेंटर में पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो गया था। एंड जो लास्ट एलिमेंट था वो था कि स्ट्रेस ऑन प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन रेदर देन आइडियोलॉजिकल पोजीशन। अब वो एक आइडियोलॉजी को छोड़कर विकास, प्रैग्मेटिक जो कंसिडरेशन पर ही सारी जो पार्टियां हैं वो एग्री करती थी। तो ये 4 एलिमेंट ऐसे थे जिस पर सभी पार्टियां एग्री थी। फर्स्ट एग्रीमेंट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, सेकेंड एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, थर्ड एक्सेप्टेंस ऑफ रोल स्टेट पार्टीज इन गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, एंड लास्ट stress on pragmatic consideration and rather than ideological positions। ये है आपका ग्रोइंग सेंसस। फिर है आपका कोलिशन गवर्नमेंट। ये आपके अभी जो रिवाइज सिलेबस हुआ है उसमें भी ये टॉपिक आपका पर्टिकुलरली मेंशन है, कोलिशन गवर्नमेंट। मैंने नोट्स भी सेंड किए हैं आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी टॉपिक है, इसमें आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको पता है कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? जब एक से ज़्यादा पार्टी मिलकर अपनी गवर्नमेंट बनाती है तो उसे कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट के अपने मेरिट एंड डिमेरिट है। मेरिट ये है कि इसमें एक से ज़्यादा पार्टी को पावर में आने का चांस मिलता है, जिससे कि ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, जो कि हमारी डेमोक्रेसी की रियल स्पिरिट भी मानी जाती है, डेमोक्रेसी का रियल एलिमेंट भी माना जाता है। इसका जो मेरिट है एक तो यही है, और सेकंड जो इसका जो मेरिट है वो ये है कि इसमें ज़्यादा लोगों के हाथ में पावर होती है, तो मीन्स जो डिसीजन है वो और भी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। और अगर वन हैंड डिसीजन है तो वन पार्टी हैंड डिसीजन है तो वो में भी बायस हो सकते हैं। लेकिन जब कोलिशन गवर्नमेंट है तो वहाँ डिसीजन जितनी भी पार्टी पावर में है, जिन्होंने मिलकर गवर्नमेंट बनाई है, उन सब की डिस्कशन के बाद ही आता है। और डिसएडवांटेज में क्या कि कोलिशन गवर्नमेंट अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, जो कंट्री की यूनिटी के लिए, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि कोई भी एक पार्टी अगर पीछे हट जाती है तो वो गवर्नमेंट गिर जाती है और मिड टर्म इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। और सेकंड जो डिसीजन है वो डिले हो जाते हैं। अगर ज़्यादा पार्टी है तो सब
वो सब एक पॉलिसी पर डिस्कशन करते हैं, उस पर फिर एक एग्री करते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लगता है और ये डिले कई बार कंट्री के लिए हार्मफुल होता है। और इसमें जो पावर में जो गवर्नमेंट होती है वो इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकती, उसे अपने जो अलायंस पार्टीज है उनकी सहमति से, उनकी ही सलाह पर काम करना पड़ता है, वो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते। तो मीन टू से कि कोलिशन गवर्नमेंट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही हैं। इन कोलिशन गवर्नमेंट मैनी पॉलिटिकल पार्टीज कोऑपरेट टू रिड्यूस द डोमिनेंस ऑफ एनी वन पार्टी विद इन द कोलिशन। इसमें एक पार्टी का जो डोमिनेशन है, जैसे हमारी कंट्री में कांग्रेस का ही डोमिनेशन चला आ रहा है 1947 से 1989 तक, तो कोलिशन गवर्नमेंट में एक पार्टी का जो डोमिनेशन है वो खत्म हो जाता है। द मेन रीजन बिहाइंड दिस अरेंजमेंट इज दैट नो पार्टी गेट्स मेजोरिटी ऑफ इट्स ओन इन द पार्लियामेंट। इसका रीजन यही है कि पार्लियामेंट में कोई एक पार्टी मेजोरिटी अचीव नहीं करती। कोलिशन गवर्नमेंट इज आल्सो क्रिएटेड इन द टाइम ऑफ नेशनल क्राइसिस सच एज वॉर और इकोनॉमिक क्राइसिस। इफ अ कोलिशन कोलैप्स, कॉन्फिडेंस वोट इज हेल्ड और अ मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस इज टेकन। ये कॉन्फिडेंस मोशन और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में अभी आपको पता है, इसके बारे में आप मुझे राइट करके अपनी नोटबुक सेंड कीजिए। द फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। 1977 पर एक बार फिर हम यहाँ पर आ गए हैं दोबारा। वहाँ पर फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी इंदिरा गांधी की, जब वो जबरदस्त हार हो गई थी इमरजेंसी के बाद, तो मोरारजी देसाई की लीडरशिप में कोलिशन गवर्नमेंट बनाई गई थी, बट इट कुड नॉट कंप्लीट इट्स टेन्योर। लेकिन ये 1977 में बनी थी और 1980 में ही हमारे मिड टर्म इलेक्शन हो गए थे और कंट्री में फर्स्ट टाइम मिड टर्म इलेक्शन हुए थे। उससे पहले इंडिया में जनरल इलेक्शन ही होते आए थे। द फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट दैट सक्सेसफुली कंप्लीटेड 5-year tenure was the NDA गवर्नमेंट हेल्प्ड बाय द बीजेपी लीडर अटल बिहारी वाजपेयी। हमारी कंट्री में जो फर्स्ट अपोजिशन गवर्नमेंट वो थी बीजेपी, जिन्होंने 5 years का अपना टेन्योर कंप्लीट किया था अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1999 to 2004। वो 5 years उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया। द अदर कोलिशन, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, consisted of 13 separate parties from all over the country, ruled for 2 terms successfully। 2004 के इलेक्शन में, फिर 2009 ये, और फिर 2009 से 14, यानी 2004 से लेकर 2014 10 years ये 2 टेन्योर यूपीए ने ही कंप्लीट किए हैं। और अब उसके बाद 2014 से लेकर टिल डेट तक एनडीए अपना जो सेकेंड टेन्योर है वो इंजॉय कर रही है। तो बच्चों ये जो आपका सारा जो चैप्टर है इंडियन पॉलिटिक्स 1989 से टिल डेट तक मैंने सारा आपको ब्रीफ कर दिया है। अब इस चैप्टर को एक बार आप रीड भी कर लीजिए और इसके नोट्स भी मैंने आपको सेंड किए थे, और इनके नोट्स को अगर नहीं लिखे हैं आपको नोटबुक में तो आपने लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट, बाय।